पिछले लेक्चर से शुरू किया था फ्लूइड मैकेनिक्स को। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देखा फ्लूइड की डेफिनेशन देखी। फ्लूइड की डेफिनेशन क्या थी? एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। ओके, और उसमें हमने और एक फ्लो की डेफिनेशन देखी थी कि द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और फ्लो की डेफिनेशन थी। फिर हमने देखा अप्रोचेस के बारे में। ओके, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। फिर उसमें कंटिन्यूम कंसेप्ट देखा। ओके, तो आज हम देखने वाले उसका अगला पार्ट देखने वाले हम कि प्रॉपर्टीज के तो उसके आगे हम देखने वाले, आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें, आप क्या करते हैं, आपका कोई दोस्त है तो आप क्या कहते हैं, वो बुरा है, वो अच्छा है, उसके बारे में आप बताते, उसके कैरेक्टर के बारे में बताते। ओके, तो प्रॉपर्टीज भी वही चीज है। प्रॉपर्टीज क्या करता है, किसी चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है। ओके, अब फ्लूइड की देखोगे तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है, फ्लूइड उसकी प्रॉपर्टीज फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो होती है वो कौन कौन सी होती है हमें पता है। कौन कौन सी? डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया और बहुत कुछ होता है, एनर्जी, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या करती है कि उसके फ्लूइड के बारे में एक इंफॉर्मेशन देती है। ओके, तो उसी बेसिस पर प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स है। ओके, दो टाइप्स है उसके। एक होता है एक्सटेंसिव और इसे हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ओके, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा होता है इंटेंसिव। ओके, इंटेंसिव या इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ओके, तो देखिए इंट्रिंसिक। ओके, तो अब एक्सटेंसिव क्या है? ओके, ये किसके बारे में, ये प्रॉपर्टी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बताती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बताती है। ओके, तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो मास पर डिपेंड करती है। ओके, मास पर डिपेंड मतलब उसके रिलेशन में कोई अगर कुछ फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mc स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर मतलब मास का उसमें रोल प्ले करता है, मास बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं उसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज which are dependent on mass। ओके, जो मास पर डिपेंड करते हैं, उस जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला कौन सा है? मास है। ओके, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अब ये एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव क्या होगी? तो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो देखिए द प्रॉपर्टीज which do not play an important role in the property, मतलब the properties which do not dependent on the properties which do not dependent on किस पर? मास पर। मतलब क्या हुई? इंडिपेंडेंट, और हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके, इंडिपेंडेंट ऑन मास पे। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो पहला है, अब देखो हमारे पास एनर्जी, मैंने क्या कहा? एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी तो डिपेंड करेगी, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और सभी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो सभी एनर्जी क्या करेगी? वो मास पर डिपेंड करेगी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, पहला हुआ। दूसरा, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू, दूसरा हम देखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर m
यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये मास पर डिपेंडेंट है। ओके, और ऐसी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मास पर डिपेंडेंट है, खुद मास भी मास पे डिपेंडेंट है। ओके, मास इज डिपेंड अपॉन मास। चौथा कौन सा है? वॉल्यूम। ओके, ये भी मास पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी एग्जांपल थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। ओके, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, पहला टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मास पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है? अगर आप इस पेन को देखेंगे, मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, ओके, तो इस मास में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं बाद में उसे कूल करूंगा तो मास वैसे की वैसा ही रहेगा। ओके, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट नहीं है। प्रेशर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, प्रेशर इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, प्रेशर भी इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके, देखो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करूं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर मास ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर यूनिट अगर वॉल्यूम कर दूं तो ये क्या है? मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, तो क्या हुआ है? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास हुआ। या अगर एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव होगा तो ये स्पेसिफिक चीजें होती है, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक और बहुत सारी चीजें होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक एंट्रोपी होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास अपन वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेंसिटी में। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है? तो देखिए, जब आपको कभी ऐसा किसी ने कहा होगा कि जब पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं तो आपको एक बार पेट्रोल की डेंसिटी चेक करनी चाहिए, डीजल की डेंसिटी चेक करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो डेंसिटी होती है, वहां कितनी पेट्रोल की डेंसिटी कितनी होती है? 767 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है। ओके, तो ऐसा क्यों चेक करना पड़ता है? तो देखिए, अब डेंसिटी की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? नॉर्मल डेफिनेशन इसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब इसका मतलब क्या है? ओके, मास गिवन वॉल्यूम में, अगर ये वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम में कितना मास बैठेगा? ओके, हाउ मच, इसका क्या मीनिंग है? डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि हाउ मच मास कैन कंटेन इनसाइड अ गिवन वॉल्यूम। ओके, दिए गए वॉल्यूम में कितना मास बैठेगा, कितना मास कॉम्पैक्टली अंदर बैठेगा, ओके, गिवन वॉल्यूम में। तो इसका ये मतलब है। और डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं? हम डेंसिटी कहते हैं। ओके, अब देखिए, लिक्विड है, ओके, लिक्विड यहां तक ही बैठेगा, गिवन वॉल्यूम में कितना लिक्विड बैठेगा? यहां तक बैठेगा। तो दिस इज द डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो, मेरे पास एक रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हमें पता चलता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर क्या पता चलता है कि अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ेगी। बट ये जो रिलेशन है ना, ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये किसके लिए वैलिड है? ओके,
ये सभी चीजों के लिए वैलिड नहीं है, राइट। तो ये वैलिड है सिर्फ जब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ओके। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम अगर एग्जांपल ले, आपकी टंकी, पेट्रोल की टंकी, वो कितने लीटर की होती है, हम मान लेते हैं कि 5 लीटर की होती है। आप वो एक वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके। 5 लीटर वहां उसमें पेट्रोल बैठ सकता है। अगर आपने उसमें जाके 1 लीटर पेट्रोल डाला तो क्या होगा, तो डेंसिटी लोअर, मास कम है, राइट। मास क्या है यहाँ पर, कम है। हम 5 लीटर की टंकी में क्या कर रहे हैं, 1 लीटर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम में क्या है, मास कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या हुई, इसकी डेंसिटी लो हुई, ओके। डेंसिटी क्या है इसकी, डेंसिटी लो, ओके। तो गिवन वॉल्यूम में जो मास था, आपने 5 लीटर की टंकी में सिर्फ 1 लीटर ही डाला, तो इट बिकम्स लाइटर, ओके। पेट्रोल जो होता है वो लाइटर होता है, डेंसिटी कम उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी कम होती है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीजें है सिर्फ इसके लिए वैलिड है जब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ओके। क्या कहता है कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ओके। ऐसा क्यों, मैंने आपको प्रॉपर्टीज, जब प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ाते समय मैंने कहा था कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करूं तो क्या बनती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, ओके। तो यहाँ पर ये जो मास है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम भी मास पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, बट यहाँ पर डेंसिटी मैंने क्या कहा, मास पर डिपेंडेंट नहीं है, और दूसरा क्या, वॉल्यूम पर भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ना। ये क्या हो रहे, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं है, मास पे भी डिपेंड नहीं है, बट ये डिपेंड है इसके रेशियो पर। अब देखिए वो कैसे, इसके डेंसिटी किस पे डिपेंड है, इसके रेशियो पर। अब देखिए वो कैसे, अगर मैं 1 लीटर की बोतल लूं, ओके, 1 लीटर की बोतल लूं और यहाँ पर 2 लीटर की बोतल लूं, ओके। अब देखो 1 लीटर की बोतल में कितना, हमारे पास वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000, ओके, 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है। अगर 1 लीटर में वो इतना बैठ सकता है, तो 2 लीटर में कितना बैठेगा, वॉल्यूम बड़ा है यहाँ पर, ओके, वॉल्यूम भी बड़ा है, मास भी बड़ा है। तो यहाँ पर 1 kg पर मीटर क्यूब है, 1 लीटर के इसमें कितना बैठेगा, 1000 kg बैठेगा। तो 2 लीटर में कितना बैठेगा, 2 kg, 2000 kg पर, यहाँ पर मीटर क्यूब नहीं है, ओके। यहाँ पर मीटर क्यूब है पर 1000, अगर 1000 1 मीटर क्यूब में बैठ रहा है, तो 2000 कितने मीटर क्यूब में बैठेगा, 2000 बैठेगा 2 मीटर क्यूब में, ओके। अगर इसका हम रेशो लेंगे, ओके, यहाँ पर 1000 मास है, मास 1000 है, और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। मास अपॉन वॉल्यूम अगर लेंगे, 1000 मास है और 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। यहाँ पर मास कितना है इसका, 2000 है, ओके, और 2 मीटर क्यूब। इसको अगर डिवाइड करो तो कितना आता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पर देखिए, मैं कितना भी वाटर क्यों ना लूं, ओके, कितना भी बड़ा वाटर क्यों ना लूं, उसके बाद वॉल्यूम भी बढ़ता है। अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसका जो रेशियो है ना, इसका रेशियो वो कांस्टेंट होता है, ओके। यहाँ पर भी 1000 पर 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पर भी मैं अगर लूंगा 2000 पर 2 मीटर क्यूब है ना यहाँ पर, तो इसका डिवाइडेशन करूं तो 1000 ही आता है। तो यहाँ पर क्या मिलता है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर सेम मटेरियल, ओके, सेम मटेरियल। अगर वाटर का मैंने 1000 लिया, पेट्रोल का लूंगा, तो पेट्रोल का आप 5 लीटर क्यों ना ले, तो डेंसिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम भी बड़ा है, ओके, राइट। तो आपको यहां से समझ आया कि डेंसिटी
डज नॉट डिपेंड ऑन मास, और वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं होता, बट डिपेंड होता है उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम के रेशियो पर डिपेंड होता है। ओके, और डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होती है फॉर सेम मटेरियल के लिए। अगर पानी लो, पानी 1 लीटर लिया है और दूसरा पानी 2 लीटर लिया हो, तो उसका जो उसकी जो डेंसिटी होती है वो सेम ही होती है। ओके, डेंसिटी कांस्टेंट, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसके रेशियो पर डिपेंड करता है। अब देखो, अब जैसे मैंने वीडियो में बताया था, पहले वीडियो दिखाया था, उसमें वो इंसान क्यों तैरते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो देखिए मैंने 2 कंसेप्ट लिए, अब 2 केसेस लिए, अब तीसरा केस। ओके, अगर मैं वाटर में साल्ट मिक्स कर दूं या साल्ट के बदले मैं शुगर मिक्स कर दूं तो क्या होगा। ओके, वाटर प्लस साल्ट, अगर किसी पानी में आप नमक डालोगे तो क्या होता है कि उसके अंदर के जो बॉन्ड होते हैं पानी और पानी की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो डिसॉल्व कर सकता है। ओके, वाटर इज सॉल्वेंट एंड नमक क्या होता है, सॉलिड होता है, तो पूरा डिसॉल्व होता है। अब डिसॉल्व होता है तो डिसॉल्व होने के साथ साथ वो क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार करता है, राइट। वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मोलिक्यूल्स। ओके, वाटर एंड साल्ट के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, और वही बॉन्ड क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मोलिक्यूल्स। ओके, मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से उसमें अगर कोई चीज डालोगे तो और तैरने लगती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो नीचे जाने नहीं देगी। ओके, तो जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें भी क्या होता है, साल्ट की मात्रा अगर ज्यादा है पानी में, ओके, नमक की मात्रा अगर पानी में ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मोलिक्यूल्स। ओके, ये तीसरी केस पढ़ रहे हैं हम, और तीनों केसेस अलग अलग है। ओके, मैंने तीनों केसेस जो लिए अलग अलग लिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर एंड साल्ट मिक्स कर दूंगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोड्यूस होगा बिटवीन मोलिक्यूल्स, तो वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से अगर वहां पर इंसान कोई कूदा भी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो ऐसे एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखेंगे, वो हिलेंगे नहीं एक जगह से, तो उस पर इंसान तैर सकता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटते नहीं है, तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए इंसान फ्लोट होता है। किस पर, वाटर एंड साल्ट के सॉल्यूशन पर। और जो मैंने वीडियो दिखाया था वो डेड सी का है, मृत समुद्र कहते हैं उसे। ओके, तो हाँ, और दूसरी बात, आप पेट्रोल डालने जाओगे ना तो आपको डेंसिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेंसिटी कम ज्यादा हो गई तो पेट्रोल लाइटर हुआ या ज्यादा डेंस हुआ तो आपके जो इंजन के जो स्पार्क इग्निशन की जो कैपेसिटी है, अगर वो कम ज्यादा हुई तो आपके जो ऐश है, ऐश ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। अंदर इंजन के अंदर जो ऐश है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, वहां पर एनर्जी आपको कम मिल सकती है। इसलिए हमें हमेशा पेट्रोल की डेंसिटी चेक करनी चाहिए 763 टू 767 तक, ओके, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, आपके इंजन खराब अगर कहीं देखोगे, अगर डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई तो वो पेट्रोल अगर आपके गाड़ी में डाल दिया तो कुछ देर के बाद वो धुआं निकलना चालू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मारता है, क्योंकि ऐश ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए हमेशा केयरफुली चेक करिएगा कि जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी उतनी है कि नहीं। ओके, तो अब हम देखते हैं डेंसिटी एंड टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में। ओके, टेम्परेचर रिलेशन के बारे में हमें एक पता है कि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ओके, पीवी इज इक्वल टू क्या पता है हमें, एम आर टी। पी मीन्स प्रेशर, वी मीन्स वॉल्यूम, एम मीन्स मास, आर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट। ओके, और टी क्या, टेम्परेचर। अगर मैं वी को इसके नीचे यहाँ पर ट्रांसफर करूं, आर टी, एम अपन वी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, डेंसिटी आर टी। अब यहां से क्या पता चलता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पर ये जो केस है ना, ये केस, ये आपको यहाँ पर अगर आप कहोगे कि डेंसिटी बढ़ने, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगी, या जितना प्रेशर घटेगा उतना डेंसिटी घटेगी, नहीं, इसका कंसेप्ट हम कंप्रेसिबिलिटी में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि डेंसिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है, कभी कभी डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हम ये देखने वाले, डेंसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। अब डेंसिटी क्यों घट रही है, देखिए मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मोलिक्यूल्स, अगर मैं आग लगा दूं, ओके, आग लगा दूं, हीट देना चालू करूं उसे 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया, 100 डिग्री सेल्सियस की जाने के बाद क्या होता है, पानी उबलना चालू होता है। ओके, उबलना चालू होता है और उसमें से भाप निकलनी चालू होती है। तो उसके अंदर के जो बॉन्ड्स है जो स्ट्रांगली अटैच होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो वीक करना चालू करते हैं, वीक पड़ना चालू करते हैं। तो वीक पड़ने की वजह से वो क्या करते हैं, डेंसिटी घट जाती है। ओके, मैंने क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वो वीक पड़ रहे हैं। ओके, तो इसलिए डेंसिटी घट रही है। ओके, आपको ये समझ में आया, P इज इक्वल टू mRT, यही कंसेप्ट। ओके, इतना ही था। अब देखेंगे कि कुछ इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज देखेंगे। ओके, तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये कितने तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर 998 kg पर मीटर क्यूब, ये कब होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर 958 kg पर मीटर क्यूब, ये कब होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये जो है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, ये जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे, और ये है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पर उसकी डेंसिटी चेंज होती है। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, वैसे डेंसिटी भी चेंज होती रहेगी। अब डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी क्या होगी, 1.21 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ओके, समुद्र का पानी होता है, उसकी मिल्क का और समुद्र का एक ही होता है, 1030 kg पर मीटर क्यूब। और हम जो घर में जो हमारे पास ऑयल है घर में जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसका क्या कितना होगा, 900 kg पर मीटर क्यूब। और जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है, 306 ओके kg मीटर। अब हम देखने वाले वेट डेंसिटी। ओके, तो देखिए वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। ओके, अब देखो हमने क्या कहा, डेंसिटी, डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखा हमने, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट को क्या कहेंगे, वेट डेंसिटी, इसको क्या कहेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो वेट क्या होता है, mg होता है, और ये वॉल्यूम, तो m अपॉन v क्या है, रो g। और वेट डेंसिटी को हम और एक इसका नाम हमें पता है, उसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है स्पेसिफिक वेट। ओके, तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक वेट, और इसे डिनोट करते हैं ग्यामा से। ओके, तो ग्यामा इज इक्वल टू रो जी। यहां से हमें क्या पता चला कि वेट डेंसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, मास डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ओके ओके, तो इतना ही इसका, सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज अ रिलेशन। रिलेशन मतलब एक डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे डेंसिटी के साथ। ओके, क्या कर रहे हैं हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दूसरे डेंसिटी के साथ। ओके, तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या है? द कंपैरिजन ऑफ फ्लूइड। जो हम जिस फ्लूइड के बारे में हम पता करना चाहते हैं, उसका उसका जो उस फ्लूइड के डेंसिटी के कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे फ्लूइड के डेंसिटी के साथ। ओके, कंपैरिजन ऑफ फ्लूइड विथ अनदर फ्लूइड with standard fluid. Okay, with standard pressure and temperature of fluid. Okay, comparison of fluid with standard pressure and temperature of the fluid. अब कंपैरिजन किसका कर रहे हैं हम? डेंसिटी का। ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है? ये स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर में मेजर किया हुआ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ESG भी लिखते हैं। इसे हम दूसरा नाम भी है रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं? एक फ्लूइड है, कौन सा भी फ्लूइड हो, वो फ्लूइड किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर लीजिए ऑयल, अगर मैं ऑयल लूं, उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं? स्टैंडर्ड कौन सा फ्लूइड है हमारे पास? वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर बट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैंने जैसे कहा कि स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे। ओके, अब देखो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होती है? 900, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000। तो क्या हुआ? 0.9। ओके, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अब ये देखा हमने, सिर्फ मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया कि ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पर दो केसेस है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड और दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैस। और स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड हमने यहाँ पर देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड हम ले रहे हैं, अंडरटेकिंग ऑब्जर्वेशन में है, और डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैस, कौन सा गैस हम लेने वाले हैं, और यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं? डेंसिटी ऑफ एयर के साथ। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड है। ओके, इसका फॉर्मूला है, हम गैस को कंपैरिजन करते हैं एयर के साथ, लिक्विड को कंपैरिजन करते हैं वाटर के साथ। अगर आपको कहा कि जो मेटल है, अगर आपको किसी ने कहा कि कोई मेटल है, मेटल का कंपैरिजन कीजिए किसके साथ? अगर मेटल की डेंसिटी निकालिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हम डेंसिटी कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालें, किसके साथ कंपेयर करें डेंसिटी को? तो जो मेटल होता है हमको लेना पड़ता है उसे, जो मेटल होता है वो मोल्टेन स्टेट में लेना पड़ता है। ओके, मोल्टेन स्टेट है मतलब लिक्विड है, तो लिक्विड क्या होगा? वाटर के साथ कंपैरिजन होगा उसका। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो कोई भी मेटल हो, कॉपर हो या आयरन हो, ओके, तो उसका कंपैरिजन वो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, उसका कंपैरिजन हम वाटर के साथ करते हैं, राइट। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर निकालू तो कितना आएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर निकालू तो कितना आएगा? वाटर का कंपैरिजन वाटर के साथ 1000 अपन 1000 कितना होगा? 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर क्या होती है? 1। ओके, तो भूलिएगा मत। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हुई तो, ओके, देखो मैंने यहाँ पर जानबूझकर लिखा है, आपको याद आना चाहिए। ओके, यहाँ पर डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 0.9, मतलब 1 से कम है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल, यहाँ पर लिया है वाटर। ऑयल अगर पानी में डालोगे तो मिक्स नहीं होता, पानी पे ऊपर तैरता है। तो
यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है तो लाइटर लिक्विड, ओके, लाइटर लिक्विड फ्लोट्स ऑन, लाइटर क्या होता है, लाइटर लिक्विड क्या, ऑयल की डेंसिटी कम है, ओके, जिसकी डेंसिटी कम है और डेंसिटी कम होती है तो हम क्या कहते हैं, उसे लाइटर कहते हैं। लाइटर लिक्विड फ्लोट्स ऑन अ डेंसर लिक्विड, ओके। अब लाइटर लिक्विड क्या है, यहाँ पर ऑयल है, सिर्फ ग्रेविटी 1 से कम है, तो लाइटर लिक्विड क्या, ऑयल है, यहाँ पर ऑयल, उसकी डेंसिटी कितनी 900 है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, लाइटर लिक्विड जो ऑयल है तो वाटर पे तैरेगा, ओके। तो यही कंसेप्ट है।